हेलो एंड वेलकम टू एडुफिट। तो अब तक हमने वेव थ्योरी देख लिया था, वेव नेचर देख लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और कुछ एक्सप्रेशंस भी हमें मिले थे जो कि मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, और एक और था न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू बार। तो ये दो रिलेशंस हमें मिले थे वेव थियरी से, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। अब इन्हीं पे बेस्ड हम दो न्यूमेरिकल हैं वो हम करते हैं पहले, और उसके बाद फिर आगे की बातें हम करेंगे। तो सबसे पहला है कि द वेवलेंथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ 485 माइक्रोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो जो वेवलेंथ है लाइट का वो 485 माइक्रोमीटर है। तो यानी कि यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो दिया हुआ है 485 माइक्रोमीटर। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है कि ऐसा यूनिट्स में सबको कन्वर्ट कर लो। तो 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 485 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और इसको अगर हम 2 डेसिमल फॉर्म में लिखें, जो कि हम आगे डेसिमल फॉर्म में अगर इसको हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, क्योंकि 2 डेसिमल ये पीछे चला गया। अगर 2 डेसिमल ये लेफ्ट में चला गया तो यहाँ पर जो वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। तो 4.85 इंटू 10⁻⁻4 मीटर इसका वेवलेंथ है। तो अगर इतना इसका वेवलेंथ है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी तो पहले वाली इक्वेशन से जो है वो आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। अब सी जो है वो ऑब्वियसली लाइट बीम है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो वो हमने यहाँ पर सबसे पहले डाल दिया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4.85 इंटू 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि ये वैल्यू आपको फाइनली क्या मिलती है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आएगी न्यू इज इक्वल्स टू 0.618 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.618 इंटू 10⁻12। और हम अगर डेसिमल इसको क्लियर कर लें तो क्या होगा 6.18 इंटू 10⁻11 क्या होगा ये पर सेकेंड या फिर हर्ट्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो वेवलेंथ है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी कि पहले तो हमने जो रिलेशन है वो लगा दिया, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट हमने यहाँ पर रख दिया, और साथ में ये भी हमने रख दिया। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो इसका जो यूनिट है वो हो जाता है मीटर, और यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो यूनिट है वो पर सेकंड में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब अगली चीज़ हम देखते हैं, यहाँ से वेव नंबर हम देखते हैं कि किस तरीके से वेव नंबर की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो हमें पता है कि वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है। तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4.85 इंटू 10⁻⁻4। इंटू 10⁻⁻4। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं वेव नंबर के लिए तो यहाँ से वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.206 इंटू 10⁻4 या फिर 2.06 इंटू 10⁻3। ये क्या हो जाएगा पर मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा किसका, वेव नंबर का। हमने जो फ्रीक्वेंसी का वो पहले हमने निकाल दिया। तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। तो अगला है गिवन वेव नंबर इज 1.72 इंटू 10⁻6 पर मीटर, डिटरमाइन द टाइप ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पर आपको रेडिएशन कौन सा रेडिएशन है वो बताना है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखें कि वो IR होगा या फिर UV होगा या फिर विजिबल होगा। तो इनमें से जो रेडिएशन होगा वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा। आपको सिर्फ वेव नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपने जो रेडिएशन का जो रेंज है वो
या तो फ्रीक्वेंसी में आपको याद रखना है या तो वेवलेंथ में याद रखना है, दोनों में से किसी एक में आपको याद रखना है। अगर दोनों में से कोई एक आप याद रख लेते हो तो अकॉर्डिंगली इन जो वैल्यूज़ गिवन है उसको आप पहले तो वेवलेंथ में अगर याद रखते हो तो वेवलेंथ में कन्वर्ट करके वो टाइप ऑफ रेडिएशन निकाल सकते हो, या फिर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके उसको टाइप ऑफ रेडिएशन जो है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो वेव नंबर है वो मैं पहले लिख देता हूँ। गिवन वेव नंबर इज़ 1.72 इंटू 10⁻6 पर मीटर, ये वेव नंबर दिया हुआ है। तो सबसे इजी है कि इसको हम फ्रीक्वेंसी में या फिर वेवलेंथ में चेंज कर लेते हैं। वेवलेंथ आई गेस ज़्यादा इजी होगा। तो वेवलेंथ क्या होगा, 1 बाय वेव नंबर, सॉरी यहाँ पर 12 आ जाएगा, 1 बाय वेव नंबर, और 1 डिवाइडेड बाय 1.72 इंटू 10⁻6। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पर मीटर आ जाएगा। सबसे इजी चीज़ ये होती है कि आप यूनिट्स को साथ में लिखते चलें ताकि जो यूनिट्स कैंसिल हो जाएं, उससे फिर जो फाइनल आंसर होगा उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। बार बार आपको यूनिट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, यूनिट्स को जो है वो आप साथ में लिखते चलें। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.72, तो ये वैल्यू आएगा 0.581। ये आ गया 0.581 इंटू 10 पावर, ये ऊपर चला गया -6, और फिर आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.81 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, 5.81 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, अगर या फिर इसको अगर मैं पूरा यहाँ पर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 581 इंटू 10⁻⁻9, और 10⁻⁻9 क्या होगा, नैनोमीटर में होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 581 नैनोमीटर। और हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 400 से 800 नैनोमीटर जो होता है वो विजिबल रेंज होता है, विजिबल रेडिएशन होता है। तो ये जो टाइप होगा रेडिएशन का वो विजिबल रेडिएशन ही होगा। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो वेव थियरी है, जिसको हम क्लासिकल वेव थियरी भी कहते हैं, उससे आसानी से जो ऑप्टिकल फिनोमेना हैं लाइट के, जैसे कि डाइफ्रैक्शन हो गया, इंटरफियरेंस हो गया, वो इजीली एक्सप्लेन कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई उसके बाद दो चीज़ें और आई जिसको जो वेव थियरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। पहला जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस से पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फॉल होता है तो उसके साथ, लाइट के साथ जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया, अगर एक लाइट जो है वो इसके ऊपर फॉल हो रही है, तो अगर एक लाइट की बीम जो है इसके ऊपर फॉल हो रही है तो उस बीम के साथ क्या होगा, तीन चीज़ें होंगी। या तो ये बॉडी जो है उस लाइट बीम की जो एनर्जी है या फिर उस लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। पहली चीज़ वो होगी एब्जॉर्प्शन पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी कि या तो ये बॉडी जो है उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा, लाइट को कुछ लाइट के हिस्से को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अगला जो आता है वो होता है रिफ्लेक्शन। और या तो तीसरा जो होता है कि वो अपने अंदर से, यानी कि अपने थ्रू वो आगे जो है वो ट्रांसमिट कर देगा, लाइट को आगे जो है ट्रांसमिट कर देगा, पर वो अपने थ्रू करेगा। पहले अपने अंदर वो लाइट को ले लेगा, उसके बाद वो आगे की तरफ वो ट्रांसमिट कर देगा। तो अगला होगा ट्रांसमिट। या तो लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर देगा। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अगर एक बीम जो है वो टकराती है किसी ऑब्जेक्ट से तो कुछ हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ वो स्कैटर रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। तो तीन चीज़ें यहाँ पर लाइट के साथ होती है। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि सारे टाइप के रेडिएशंस को, हर टाइप के रेडिएशंस को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, हर टाइप के रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, वो चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हो वो अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो ब्लैक बॉडी इज़ अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब एनी रेडिएशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, एनी टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। तो ब्लैक बॉडी क्या होगा यहाँ पे, अ ब्लैक बॉडी is a body
which can absorb frequencies can absorb radiations of any frequencies। तो हर तरीके के फ्रीक्वेंसी के जो रेडिएशन है उसको ब्लैक बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको मतलब उस बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो क्लासिकल जो थियरी था, जो क्लासिकल वेव थियरी था, उसमें क्या था कि उसमें जो एनर्जी था वो कभी भी जो उसके अंदर जो एनर्जी था वो इंटेंसिटी से डिफाइन किया जाता था। जो एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि ये वेव है, इसका ये एम्पलीट्यूड है, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वेव की, जो ये एम्पलीट्यूड होगी वो ही डिफाइन करेगी वेव की एनर्जी को, यानी कि वही डिफाइन करेगी वेव की इंटेंसिटी को। तो इंटेंसिटी से ही जो है जो लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी एनर्जी को डिफाइन किया जाता था। लेकिन जो ग्राफ उस तरीके से, उस अप्रोच से जो ग्राफ आया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के केसेस में, ब्लैक बॉडी के केसेस में जो ग्राफ, जो कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ था, वो कुछ इस तरीके का था। वो कुछ इस तरीके का ग्राफ था। ये इंटेंसिटी है जो कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, और ये वेवलेंथ है जो कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, और ग्राफ कुछ ऐसा था। यहाँ से स्टार्ट हुआ और इंटेंसिटी जो है आप देख सकते हैं कि शुरू में वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक आयरन बॉल है, एक हार्ड आयरन बॉल है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो शुरू में आपने देखा होगा कि जब हम आयरन बॉल को हीट करते हैं तो शुरू में वो रेड कलर का जो लाइट है वो एमिट करने लगता है। फिर उसके बाद उसको हम और हीट करते हैं, तो और हीट करने के बाद वो रेड से थोड़ा ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज के बाद वो फिर येलोइश कलर शो करने लगता है। उसके बाद हम अगर उसको और हीट करेंगे तो वो वाइट कलर शो करने लगता है, और फर्दर हीट करेंगे तो उसको वो ब्लू कलर वो शो करने लगता है। तो इसका मतलब अगर हम फ्रॉम रेड टू ब्लू जाएँ तो आप एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो उसका वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी पिछले वीडियो में देखा था कि जो वॉयलेट होता है, विबग्योर की हम बात करें, VIBGYOR, वॉयलेट की अगर हम बात करें तो इसका वेवलेंथ जो है वो कम होता है और रेड का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होता है कि अगर हम सिंपल आयरन बॉल का जो एग्जांपल हमने लिया है, उसके अंदर शुरू में रेड कलर का लाइट जो है वो एमिट करता है, और जैसे जैसे हीट हम बढ़ाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम उसको एनर्जी लगातार देते रहते हैं, तो वो क्या होता है, उसका वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। वो रेड से वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होता है, उसका वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होने लगता है, और जो इंटेंसिटी है, क्योंकि जो एनर्जी को हम अगर क्लासिकल वेव थियरी से अगर हम देखें तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी से। तो इसका मतलब जैसे जैसे रेड कलर की इंटेंसिटी कम है और वो वॉयलेट की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है, तो एज़ पर वेव मैकेनिक्स या फिर एज़ पर वेव थियरी इंटेंसिटी जो है वो वेवलेंथ के साथ इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो वही यहाँ पर ग्राफ भी आया है कि यहाँ पर हमने हीट करना चालू किया, और अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल T, हमने कोई आर्बिट्ररी टेम्परेचर ले लिया, तो यहाँ से अगर हमने हीट करना चालू किया एक ऑब्जेक्ट को जिसका वेवलेंथ पहले बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पर अगर मैं R लिख देता हूँ जैसे कि रेड कलर के लिए, और उसके बाद जैसे हमने हीट करना चालू किया तो वो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होने लगा, जैसे कि इस केस में होता है रेड से वो वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होने लगा, तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होने लगा। लेकिन एज़ पर वेव थियरी जो एनर्जी हम उसको लगातार दे रहे हैं, उस बॉल को जो है हम लगातार एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और एनर्जी जो है वो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी से डिफाइन होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है उसकी बढ़नी चाहिए। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ जो है वो हमें मिला था वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में। लेकिन जो एक्चुअल ग्राफ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो एक्चुअल ग्राफ था वो कुछ आपको ऐसा नज़र आता है, जो मैं आपको भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। कुछ जो एक्चुअल ग्राफ था वेव थियरी का, जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, वो कुछ ऐसा था। यहाँ पर इंटेंसिटी है और यहाँ पर है लैम्डा जो कि वेवलेंथ है, और ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा ग्राफ था। यानी कि शुरू में जैसे जैसे हम एनर्जी उसको दे रहे हैं वेवलेंथ उसका कम हो रहा है, और वेवलेंथ अगर उसका कम हो रहा है तो उसका इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे आके, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आके उसकी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। दिस इज व्हाट वी हैव, मैक्सिमम इंटेंसिटी।
तो एक पॉइंट पे आके जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद वो फिर से इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगा, इस चीज़ से हमें ये पता लगा कि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी से डिफाइन नहीं की जा सकती। एनर्जी को इंटेंसिटी से डिफाइन नहीं किया जा सकता। वो क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आप देख सकते हैं हमने लगातार उस बॉल को एनर्जी तो हम दे रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लगातार एनर्जी देते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसका मतलब एनर्जी तो उसके अंदर जा रहा है, लेकिन शुरू में क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी एक बार बढ़ रही है, फिर वापस से वो डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन एनर्जी जो है वो तो लगातार उसके अंदर इंक्रीज ही हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इंटेंसिटी बेशक वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन एनर्जी जो है वो उसके अंदर इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी को एनर्जी को हम इंटेंसिटी वाले पैरामीटर से यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ थी जो कि क्लासिकल, अगर हम वेव थियरी के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा ग्राफ आ रहा था, लेकिन एक्चुअल जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके का मिल रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के केस में। तो इसीलिए जो क्लासिकल ग्राफ था वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो एक साइंटिस्ट का नाम लूँगा मैं, प्लैंक, मैक्स प्लैंक, उन्होंने एक थियरी दी जिसको हम कहते हैं क्वांटम थियरी या फिर प्लैंक्स क्वांटम थियरी भी हम कहते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थियरी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अब इस प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग पहले तो हम देख लेते हैं कि जो एनर्जी जो है वेव के फॉर्म में, उसका नेचर कैसा है। अगर वेव के फॉर्म में कोई भी एनर्जी है तो उसका नेचर जो है वो कॉन्टीन्यूअस नेचर होगा। नेचर जो होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा। एक वेव है वो कॉन्टीन्यूअस उसका नेचर होगा अगर हम एनर्जी की बात करें। लेकिन प्लैंक ने क्या कहा कि जो एनर्जी है उसका जो रेडिएशन की जो एनर्जी है उसका नेचर कंटिन्यूअस नहीं है, उसका नेचर जो है वो डिस्क्रीट है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। डिसकॉन्टीन्यूअस यानी कि जो एनर्जी है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में है। एक कॉन्टीन्यूअस एनर्जी नहीं है, बल्कि स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी है, और हर पैकेट का जो एनर्जी है वो ई है। हर पैकेट का जो एनर्जी है वो ई है, और ई जो है, जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। उस जो रेडिएशन है उसके फ्रीक्वेंसी पे उसकी एनर्जी डिपेंड कर रही है, यानी कि ई जो है इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी न्यू। और जब हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे यहाँ पे, तो उन्होंने कांस्टेंट दिया जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, उसको स्मॉल h से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो ये एक एक्सप्रेशन जो है वो प्लैंक ने दिया था, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, h इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल, -34 जूल सेकेंड। तो ये जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ समझ आती है हमें, यहाँ से यही एक चीज़ समझ आती है, क्योंकि जो एनर्जी है, जो वेव थियरी थी, क्लासिकल वेव थियरी थी, उससे उस केस में हम एनर्जी को किससे डिफाइन कर रहे थे, इंटेंसिटी से। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे। जो रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर यहाँ पर जो है वो डिपेंड कर रही है। और जब ये एक्सप्रेशन जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में काम में लाया गया जब, तो जो हमें ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ हमें जो मिल रहा था, वो यहाँ पर हमें इस थियरी से या फिर इस एक्सप्रेशन से हमें वो एक्चुअल ग्राफ यहाँ पर मिल गया, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वांटम थियरी है उस केस में आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एक स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में है, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल नेचर हम पहले बात कर रहे थे, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल हैं जिनके जो एनर्जी पैकेट्स हैं, और उन पैकेट्स की जो एनर्जी है वो E इक्वल्स एच न्यू है। तो इस तरीके से जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को जो है वो एक्सप्लेन किया गया। एक चीज़ और है जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया जाता है कि जो ब्लैक बॉडी है वो कभी भी ब्लैक नहीं होता। ब्लैक बॉडी ब्लैक नहीं होता, मतलब एज इन कलर वो ब्लैक नहीं होता। वो किसी भी बॉडी को ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक, कोई पर्पसली ब्लैक कलर के बॉडी को ब्लैक नहीं कह सकते। ब्लैक हम इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि ब्लैक जो है वो मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम उसको ब्लैक बॉडी नाम देते हैं। एक्चुअली वो ब्लैक कलर का नहीं होता। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है ब्लैक बॉडी के लिए, कि ब्लैक बॉडी जो है वो अगर एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है तो वो एक बहुत अच्छा एमिटर भी होता है,
क्योंकि अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी ब्लैक बॉडी है, उसके अंदर हम लगातार एनर्जी देते जाएं और वो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो और एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उसको कहीं ना कहीं से वो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। तो जो ब्लैक बॉडी होता है वो अगर एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो एक अच्छा एमिट। तो अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का जो ग्राफ है उसको टेम्परेचर के रिलेशन में एक बार देख लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या असर होता है वेवलेंथ के ऊपर और इंटेंसिटी के ऊपर। तो अगर एक टेम्परेचर है, ये मैं ग्राफ पहले बना लेता हूँ सिंपल सा। यहाँ पर मेरा इंटेंसिटी है और यहाँ पर जो है नीचे वेवलेंथ है। तो एक पहले मैंने एक टेम्परेचर ले लिया T1। उस केस में मेरे को जो वैल्यू आई थी, जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मेरे को नज़र आ रहा है। एक सेकंड, इसको कुछ क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मान लेते हैं कि जब मेरा टेम्परेचर था T1, टेम्परेचर T1, तो जब T1 टेम्परेचर था उस केस में ऐसा मेरे को ग्राफ मिला और जो वेवलेंथ था, वो जो इंटेंसिटी था वो इस वेवलेंथ पे जाके यहाँ पर λ1 मैं लिख देता हूँ, λ1 लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता लग जाए कि इस वेवलेंथ पे λ1 वेवलेंथ पे जाके मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर रिसीव हुई। और जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया T2, यानी कि T1 से जब मैं T2 पे चला गया, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो इस केस में जो मेरा वेवलेंथ आया, जो मेरे को ग्राफ मिला, वो कुछ ऐसा मिला ऊपर की तरफ और यहाँ से फिर डिक्रीज, ऐसा कुछ मुझे ग्राफ मिला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर जाके मैक्सिमम हुई और यहाँ पर मुझे जो है जो वेवलेंथ है कोरिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर मिला λT2। तो इस ग्राफ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, ये जो ग्राफ है ये है T2 पे। तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं बहुत इजीली कि जैसे जैसे टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो वो वेवलेंथ जहाँ पर मेरा इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है, वो वेवलेंथ जहाँ पर इंटेंसिटी मेरा मैक्सिमम है उसको हम लैम्डा मैक्स भी कहते हैं, लैम्डा मैक्स भी कहते हैं, यानी कि वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है जैसे जैसे T1 से मैं T2 पे शिफ्ट करूँगा या फिर टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूंगा कम से ज़्यादा की तरफ, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी जो है वो कम होती जाएगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो भी कम होती जाएगी।